इजराइल, ईरान और अमेरिका युद्ध का 24वां दिन है और जो जो दिन इसमें ऐड होते जा रहे हैं उसी तरह युद्ध की स्थितियां भी बदलती जा रही, युद्ध का क्षेत्र भी बदलता जा रहा है। कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि कुछ ईरान की प्रॉक्सी सेल और स्लीपर सेल ये एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एक ऐसी वॉइस डिटेक्ट की गई है यूएस के अंदर, जिस वॉइस का कोडवर्ड मैसेज जो निकाला गया वो ये है कि आगे बढ़ो। तो ये मैसेज किसको दिया जा रहा है और आखिरकार कौन सा वो ऑपरेशन जो है वो ईरान एक नया यहां पर चलने जा रहा है। और जो जिस बात का डर था कि ईरान अगर अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करता है, जो कि उसके अमेरिका, यूरोप सभी जगह मौजूद है, तो ये समझ लीजिए कि इस युद्ध का जो अब हिस्सा आने वाला है, जो अगला फेज आप देखने वाले हैं, जैसे ही कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज में अमेरिका हावी रहा, सेकंड फेज में ईरान ने अमेरिका को बहुत बुरा जो है बैकफुट में ढकेला है, और जो थर्ड फेज है ये पूरा का पूरा ये डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन का अटैक नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन का, माइंड गेम और प्रॉक्सी वॉर का फेज बताया जा रहा है। रविंदर जी, जो ये रिपोर्ट्स जो है अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि प्रॉक्सी ग्रुप एक्टिवेट कर रहा है ईरान, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। विनीत, हमारे देश में एक डायलॉग बहुत चलता है, घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, ईरान से अमेरिका की दूरी 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान फिजिकली अभी इतना सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से, अपनी मिसाइल तकनीक के हिसाब से नहीं है कि वो अमेरिका के अंदर घुसकर मार कर सके। लेकिन ईरान ने कमर तोड़कर रख दी। जो खाड़ी देश जहां पर अमेरिका के एयर बेसेस हैं, जो भी उसके सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर उसने चुन चुनकर हमला किया। इजराइल तक वो जा सकता है। 1300 से लेकर 1500 किलोमीटर तक का, 2000 किलोमीटर तक की रेंज में ईरान कवर कर लेता है। और यहां तक कि ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकानों तक पर भी हमला किया है शनिवार की रात को। लेकिन 4000 किलोमीटर तक भी उसकी एक मिसाइल 3 दिन पहले डियोगा गार्सिया में गई थी। और जो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज, मैं आपकी बात को एक बीच में इंटरप्ट कर दिया मैंने, सॉरी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान की जो रिपोर्ट्स आई, अंदरूनी रिपोर्ट्स हुई, कहती हैं कि ईरान भरसक जानता था कि इस मिसाइल को, एक मिसाइल हवा में ही खत्म हो जाएगी और दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट हो जाएगी। ईरान ये जानते हुए भी उसने ये मिसाइल दागी थी ताकि पूरी दुनिया को, यूरोप के उन देशों को, खाड़ी के उन देशों को पता चल जाए कि आप हमारी जद में हो। और 4000 किलोमीटर की मिसाइल दागने का दूसरा कोई पर्पस नहीं था वहां पर, वहां से कोई हलचल भी नहीं हो रही थी। तब एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अब ये युद्ध इतनी भयानक स्थिति की तरफ जा रहा है जिसका आकलन आप लोग नहीं कर सकते। 4000 किलोमीटर की दूरी वाली ये मिसाइल, और हो सकता है कि इससे भी ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल ईरान के पास में हो, क्योंकि वो अपने ड्रोन और मिसाइल में बहुत आगे है दुनिया से। देखिए, कोई नहीं कह सकता कि भाई ईरान के पास अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल है या नहीं है, लेकिन अभी तक के हिसाब से ईरान अभी उतना संपन्न नहीं हो पाया है कि वो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल से हमला कर सके। अब आपने कहा कि ये युद्ध दूसरे चरण में चल रहा है। अभी तक क्या हो रहा है? सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से उन ठिकानों को ईरान के हमला किया गया है जो कि ईरान के नागरिक ठिकाने हैं। हमने 168 बच्चियों को देखा जहां पर मिसाइल गिरी अमेरिका की तरफ से, वहां पर वो हलाक हो गए सब। उसके अलावा और भी ईरान के कई ऐसे ठिकानों पर हमला हुआ है जहां पर, जो कि सैन्य ठिकाने नहीं है, जो कि नागरिक ठिकाने हैं, नागरिक बिल्डिंग है। बदले में ईरान ने भी इजराइल पर हमले किए। तो अब बात आ गई, नेक्स्ट फेज क्या होगा? जब तक आप जो आपका दुश्मन है, उस दुश्मन देश के नागरिकों को आप अटैक नहीं करोगे, उनके दिल में अपनी सेना का, अपने शौर्य का खौफ और दहशत नहीं आप पनपा पाओगे, तब तक आप ये कह सकते हैं कि जीत हासिल नहीं करोगे। ये आप देखिए कि 28 तारीख को इजराइल और अमेरिका ने हमला ईरान के ऊपर किया था। 28 तारीख के बाद ही जो आपने कहा कि स्लीपर सेल एक्टिवेट है, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में डिकोड किया गया है, डिटेक्ट किया गया है कि कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल्स पर बातचीत हुई है। ईरान से ये सिग्नल आए हैं और इन सिग्नल को डिकोड करते हुए पाया गया है कि ईरान के जो स्लीपर सेल हैं, नॉट ओनली इन अमेरिका बल्कि और जो भी देश हैं जहां पे अमेरिकी नागरिक रहते हैं और ईरान के स्लीपर सेल मौजूद है, वहां पर ये मैसेजेस गए हैं और कहा गया है कि आपको अब एक्टिवेट हो जाना है। स्लीपर सेल कौन? जो सालों से अमेरिका समेत तमाम देशों में ठहरे हुए हैं, ईरान
के वो एसेट हैं, ईरान के वो लोग हैं, और एक तरह से कहें कि वो पूरी तरह से रच बस गए हैं, घुल मिल गए हैं। अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल है कि भाई ये क्या स्लीपर सेल हो सकते हैं, ये कोवर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल हुआ ईरान से इन अपने एजेंट्स के लिए, ये रेडियो सिग्नल का ऐतिहासिक रूप से शीत युद्ध जब चला करता था उस दौरान CIA यानी अमेरिकन खुफिया एजेंसी और KGB यानी रशिया की एजेंसी, वो इन सिग्नल्स में बात करती थी। इन सिग्नल्स की महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान से अगर सिग्नल गए हैं अपने एजेंट्स, अपने स्लीपर सेल के पास, तो जब तक उनके पास कोई पर्टिकुलर कोड नहीं होगा तब तक वो उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे। यानी बहुत ही खुफिया तरीके से चल रहा है। और अब ये स्लीपर सेल एक्टिव अगर होती है तो ये ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बैठी हुई है, अमेरिका के अंदर घुसकर वो अमेरिकन एसेट्स पर, अमेरिका के जो भी प्रतिष्ठान है, चाहे वो सैन्य प्रतिष्ठान हो, वहां पर हमला करेगी, अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगी। ये सिग्नल या हरी झंडी वहां से मिल चुकी है, यानी कि सीधे तौर पर ये युद्ध अगले फेज में जा रहा है। और लकी बिश्प जो कि पूर्व रॉ एजेंट हैं, आपने उनसे बात भी की और सोशल मीडिया पर भी उनकी एक पोस्ट आई है ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने कहा है, और ये जो ये खुफिया रिपोर्ट आई है, एक तरह से कहें कि लकी बिश्प ने इस पर मुहर लगाई है। जी बिल्कुल, उन्होंने कुछ इतिहास के उन चुनिंदा इंसिडेंट्स का जिक्र किया जब ईरान ने अपने प्रॉक्सी और इस तरह के स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि दुनिया के तमाम देश हैं जिसको ईरान ने हलाकान कर दिया है। ये स्लीपर सेल उन्होंने बताया कि बाकायदे आपके देश में बसे रह चुके हैं, 20 साल हो गए होंगे, इनकी शादी हो गई होगी, इनके बच्चे होंगे वहां पर, और आप उनको कहीं से भी डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। और वो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने किसी भी तरह से आत्मघाती हमले अगर 2-3 भी कहीं पे भी कर दिए तो ये समझ लीजिए कि ये जो युद्ध है ये एक बहुत भीषण हो जाएगा। और जो कि 48 घंटे का समय डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दो, 48 घंटे का समय, अभी भी उसमें 20 से ज्यादा घंटे बाकी हैं। और ये ईरान की तरफ से उसी टाइम ये तुरंत कर दिया गया कि अगर हमारे किसी भी पावर स्टेशन पर हमला हुआ तो ये समझ लीजिए खाड़ी देश पूरा अंधकार में डूब जाएगा। और रविंद्र जी, रूस और यूक्रेन युद्ध में हम देखते हैं कि पावर ग्रिड पर हमला जो होता है वो तेल सप्लाई से भी भीषण होता है, और उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत बहुत मतलब जो मानवीय हित है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं। अस्पताल बंद, ट्रेनें बंद, यातायात बंद, आप ये समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए अंधकार में चला जाता है वो पूरा शहर, वो पूरा देश। तो ये डर सता रहा है। लेकिन अब इसी के बीच में एक जो बड़ा इनपुट रविंदर जी वो ये भी आता है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप का एक डेलीगेशन है, एक अधिकारियों का पैनल है, वो शांति वार्ता के लिए भी आगे बढ़ना चाहता है। देखिए, शांति वार्ता की बात यहां पर डोनाल्ड ट्रंप, हम देखें अभी तो उनका ये जो पीछे सोशल मीडिया पर पोस्ट आया, उन्होंने कहा कि 48 घंटों की मैं एक तरह से कहूं कि अलर्ट जारी करता हूं कि 48 घंटों के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दी, जैसा आपने जिक्र किया। एक तरह से कहें कि बैक चैनल, अब बातचीत का दौर शुरू हो गया है। स्लीपर सेल की एक छोटी सी मैं यहां पर इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, क्योंकि ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले हफ्ते जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि भाई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान में स्लीपर सेल एक्टिवेट है, तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था Yes, there might be Iranian sleeper cells embedded in the US, यानी उन्होंने स्वीकार किया था कि यूएस के अंदर ईरान की स्लीपर सेल मौजूद हैं, उनको जागने के लिए निर्देश आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वी नो वेयर मोस्ट ऑफ देम आर, लेकिन उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि मुझे पता है कि ज्यादातर स्लीपर सेल कहां पर है। वी गॉट आवर आई ऑन ऑल ऑफ देम, आई थिंक, ये बात उन्होंने कही कि हमारी आंखें, हमारी नजरें उनकी तरफ हैं। तो उन्होंने ये भी साथ कह दिया कि ठीक है, आप जिस भी तरीके से आप हमारे खिलाफ युद्ध लड़ोगे उसके लिए हमारी भी पूरी तैयारी। अब आते हैं जो आपने कहा कि पीछे से बातचीत का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इस बातचीत को हम इस तरह से कहें कि ईरान लगातार कह रहा है हमें बातचीत नहीं करनी है, जो हमारे प्रस्ताव है, जो हमारी शर्तें हैं, आप उनको मान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कभी कहते हैं कि हम तबाह कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, ईरान में कुछ नुकसान पहुंचाने लायक है नहीं, फिर कहते हैं कि 48 घंटों के अंदर ईरान के सारे हम जो एनर्जी ठिकाने हैं उनको नष्ट कर देंगे। लेकिन इस बीच जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, यानी खाड़ी के वो देश जो अमेरिका के इस भरोसे पर बैठे हुए थे कि उनका बाल भी बांका नहीं होगा, हाँ। लेकिन उनकी जो दुर्गति हुई है, उनकी जो गत बनी है, अब वो इस वक्त एक ये कहें कि ट्रंप के पास जाकर कह रहे हैं भाई साहब बहुत हो गया, आप तो चले जाओगे, अब हमारा यहां पर कौन पुरसहाल होगा, आप हमको बचाइए। लेकिन ट्रंप अपनी नाक कटवाना नहीं चाहते, ट्रंप अपना सिर नीचे झुकाना नहीं चाहते। तो इसलिए एक नई रणनीति अमेरिका में इन देशों की तरफ से तैयार की जा रही है ताकि बातचीत की मेज पर आया जा सके, जिसमें ईरान का सम्मान भी बचा रहे और ट्रंप की नाक भी बची रहे।
बिल्कुल। और ये चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपोर्ट्स आई है इंटरनली, वो ये कहती है कि ट्रंप तैयार नहीं है, ट्रंप सीज फायर को बिल्कुल तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हम अभी भी सीज फायर नहीं होगा और हम जो है पूरी तरह से ईरान को तबाह कर लेंगे, तभी ये युद्ध खत्म होगा। जब ईरान सरेंडर कर देगा तभी ये युद्ध खत्म होगा, जब ईरान नाक रगड़ देगा तभी युद्ध खत्म होगा। तो लेकिन अब हम आपको बता दें कि इनके बैकएंड पर एक चैनल जो एक्टिवेट हुआ है, वो क्यों एक्टिवेट हुआ? वो इसीलिए एक्टिवेट किया गया है कि अब अगर ये इस युद्ध का जो तीसरा फेज चल रहा है, अगर ये स्लीपर सेल और इस तरह की आतंकी घटनाओं की तरफ इस तरह की ओर जाता है, तो इसके ना केवल अभी तो खाड़ी देश डायरेक्ट वॉर, जब ये इन प्रॉक्सी वॉर चलेगा तब तो ये फिर बहुत बहुत स्थिति सबकी खराब हो जाएगी। ईरान के साथ में क्या है कि ईरान का बहुत कुछ तबाह हो चुका है, ऐसा नहीं है। ईरान के वहां पर आपने बताया सिविलियन एरिया में टारगेट हुए हैं, और जहां पर उनके मिसाइल्स वहां पर टारगेट किया गया है, न्यूक्लियर उनके क्षेत्रों को टारगेट किया गया है। मैं वही कह रहा हूं, देखो विनीत आपको रोककर, कि जब ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका के अंदर बैठे बैठे उनके सिविलियंस को टारगेट करेंगे ना, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तब ट्रंप के लिए वो मुश्किल आ बहुत जाएगी, और नहीं, फिर ट्रंप को ये- ना चाहते हुए भी, ये बहुत भयावह स्थिति होगी। ना चाहते हुए भी फिर बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा सीज फायर के लिए। और कुछ ना ये कुछ ये करना जो शांति वार्ता जो इसलिए इन दोनों चीजों को मिलाकर हम देख सकते हैं। मिला के देखना है, क्योंकि देखिए इसी बीच स्लीपर आप इस 3-4 दिनों के बीच दो बड़ी घटनाएं हैं ये, अगर आप इसको पूरे सिनेरियो को देखें कि पहला स्लीपर सेल एक्टिव होने की बात को अमेरिकी के राष्ट्रपति वहां की एजेंसियों के द्वारा ओपनली एक्सेप्ट किया जाना, और फिर दूसरी बड़ी बात कि शांति वार्ता को लेकर भी अमेरिका के राष्ट्रपति के जो खास लोग हैं उनकी तरफ से चैनल शुरू कर दिया गया, जिसमें कतर, तुर्की, दोहा और ब्रिटेन के होने की संभावना बताई जा रही है कि ये लोग इसमें जो है एक भूमिका, मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। ये लोग भाई बातचीत के बीच में आएंगे और एक तरफ जो है ईरान को लाया जाएगा, दूसरी तरफ अमेरिका को बैठाया जाएगा। लेकिन अमेरिका कह रहा मैं नहीं बैठूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं बैठूंगा। आप दरअसल उनके पीछे रणनीति यही है कि वो चाहते हैं कि 4-5 पंच जो हैं इस दुनिया के वो मेरे पास आए, फिर जो है मैं 6-20 ट्वीट करूं जल्दी तुरंत पर धनाधन कि देखो मैक्रो आ गए मेरे पास ये आ गए, सब मुझको मना कर रहे हैं युद्ध नहीं लड़ो, अब मैं क्या करूं, मैं तो इसको बर्बाद कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जो है शांति का पैरोकार हूं, और अब ये लोग कह रहे हैं तो चलो ठीक है मैं मान ही लेता हूं। तो ये स्थिति के लिए ट्रंप वेट कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने पिच प्रॉपर तैयार करनी शुरू कर दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 2-3 दिन से ये घटनाक्रम चल रहा है, तो आगे एक बड़ा डेवलपमेंट आप इसमें कुछ ना कुछ दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज संसद में ये बात को कहा कि मैं सभी पक्ष पश्चिम एशिया के सारे लीडर से बातचीत हमारी यहां पर हुई है और हम शांति के पक्ष में हैं। उन्होंने एक बार ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना अस्वीकार्य है, यह कि हमारी किसी से कोई दोस्ती दुश्मनी यहां पर नहीं है भैया, किसी से दुश्मनी नहीं है, हम अपना तटस्थ हैं जहां पर है, और हमने किसी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसका असर हमको बेवजह में तेल और गैस की आपूर्ति हमारी रोकी जा रही है। कुल मिलाकर ये समझी जा सकती है बात कि शनिवार की रात को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 48 घंटों का अल्टीमेटम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दिया गया था कि भैया तो खोल दीजिए, नहीं तो आपके हम एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करेंगे ईरान में। तो अब ये 48 घंटे की मियाद, विनीत आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सोमवार के वक्त, शाम के वक्त, तो ये कहें कि रात तक ये मियाद खत्म हो जाएगी। अब अगर अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था, अगर कुछ एक्शन लिया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि फिर चीजें और भी आगे बढ़ बिगड़ेंगी। ईरान ने भी कह दिया है कि भाई मैं पानी और बिजली दोनों के सोर्सेज बर्बाद करके रख दूंगा, ये जितने भी यहाँ पे ईरान के पड़ोसी देश हैं। रविंद्र जी, अभी हम लोग ने कुछ आगे बढ़ सकती है बात, इसीलिए हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था ना कि खाड़ी के देशों को मीठा पानी के लिए जो प्लांट लगे हैं वो प्लांट उसकी जद में है, और प्लांट को अगर उसने टारगेट कर दिया किसी भी तरह, तो ये समझ लीजिए पीने के पानी के लाले पड़ जाएंगे। वहां पर ऑलरेडी रिफाइनरीज पर अटैक हो रहा है, पीने के पानी पर अटैक कर देगा, तो फिर समझिए कि कितनी बड़ी त्रासदी वाली बात तो है। आप यही समझिए ना कि भाई अमेरिका के ठिकानों पर, एयर बेसिस पर हमला किया, उसके बाद जो अमेरिका को शह देने वाले देश हैं उनकी आर्थिक रीढ़ पर हमला किया, किया। और फिर
अगर ईरान के ये आप कहें कि एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट पर अगर होता है, जो उसके जो बिजली संयंत्र हैं उस पर हमला होता है, तो ये सीधा कौन प्रभावित होगा? ईरान अंधेरे में डूबेगा। और अमेरिका ने, ट्रम्प ने ये भी कहा है कि जो ईरान का सबसे बड़ा बिजली घर है ना, मैं पहले उधर हमला करूंगा। तो भाई अगर आप वहां के लोगों को अंधेरे में डुबो रहे हो, तो अगला तो जो है कोई साधु संत तो है नहीं, बैठा रही है, आत्मा तो है नहीं, वो भी अपने तरीके से फिर उसने धमकी दे दी है कि मैं भी कर दूंगा। और ईरान हर बार बता रहा है, दिखा रहा है और उसको प्रूव कर रहा है कि जो उसने दावा किया है वो काम बिल्कुल पूरे, ये कहें कि ब्याज समेत वापस लौटा रहा है। तो इसलिए अगर ये स्थिति आती है तो क्या होगा कि जो भी खाड़ी देश हैं उनके लोगों को पानी और बिजली की दिक्कत हो जाएगी। यानी कि ये सीधा वॉर में होता अमूमन यही है कि वॉर में आप मिलिट्री आप आमने सामने होती है और मिलिट्री के ठिकानों को आप नष्ट करते हैं जब सही तरीके से युद्ध होता है। आप नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाते। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वैसे मैंने वही कहा ना कि ये एक बहुत ही भीषण स्थिति हो जाएगी, बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाएगी। और विनीत, फिर उसके बाद यू टर्न लेना या सीज फायर की स्थिति पर वापस आना बहुत मुश्किल होगा, हालांकि नामुमकिन नहीं है। हाँ, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल अभी भी है। और उम्मीद हम लोग सब यही कर रहे हैं कि जो बातचीत की जो सुगबुगाहट थोड़ी बहुत जो शांति वार्ता की बातचीत की अटकलें लगाई जा रही हैं, जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही है निकल के, वो यहाँ पर मुकम्मल अगर होती है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम ये युद्ध शांत, भले ही वो आगे किसी और साइबर अटैक और इस तरह की चीजें आप देखते रहे भविष्य में भी, लेकिन डायरेक्ट जो मिसाइल टू मिसाइल, ड्रोन टू ड्रोन ये अटैक चल रहा है, इसमें हो सकता है कमी आ जाए। और जो ये बाकी पूरी दुनिया की तमाम स्थितियां रविंद्र जी, वो जो है रुक सकती हैं। हाँ, जाहिर तौर पर। और देखिए, सीज फायर अगर होता है तो सीज फायर का मतलब यही होता है कि भाई जो चीज जहां है वो वहीं रहे, आगे किसी भी तरह से कोई एस्केलेट ना हो उसमें। फिर चाहे आप हॉर्मुज की ब्लॉकेड को आप ओपन करने की बात करें, या फिर आप जैसा आपने जिक्र किया साइबर अटैक, फिर किसी भी तरह का नहीं होगा, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी से ही बात और भी भड़क सकती है। तो इसलिए जरूरी यही है, ये अच्छी बात है कि अगर जो खाड़ी के बाकी देश हैं अगर वो सामने आ रहे हैं, ब्रिटेन अगर इसमें सामने आ रहा है, भाई मिल बैठकर समझाएं जरा ट्रम्प को, और उधर दूसरी तरफ खाड़ी के देश जरा ईरान को समझाएं कि स्थिति बहुत विकट होती जा रही है। अगर बातचीत की मेज पर आते हैं, ये युद्ध खत्म होता है, तो इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इससे बेहतर कुछ नहीं कि ये युद्ध जो है जितनी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए, मानवता के लिए ये युद्ध बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता जा रहा है। रविंद्र जी, ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप बताइए कि विश्लेषण कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी। इस वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय दें। अभी विनीत और मेरे को इस वीडियो में फिलहाल इजाजत दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया।